अब जरा स्क्रीन के इस हिस्से से स्क्रीन के इस हिस्से की तरफ जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जैन साहब मौजूद भी हैं। जैन साहब बिजी हैं अभी अपने फ़ोन कॉल पर, जरा उनसे भी हम चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि मार्केट्स का हाल क्या देख रहे हैं वो। खैर जैन साहब, क्या लग रहा है मार्केट? बाजार तो आज ठीक ठाक मूड माहौल में है, लग तो सही रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वीक की शुरुआत हो रही है और बड़े सारे इवेंट्स भी इस वीक में। सो कैसे रीड कर रहे हो आप निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? तो निफ्टी और रीड कर रहे हैं जैसा हम लास्ट वीक रीड कर रहे थे। नए ऑल टाइम हाई बनने चाहिए और बहुत निफ्टी में मूव आया है। निफ्टी से ज्यादा आपको बैंक निफ्टी देखना चाहिए। अटका है, बैंक निफ्टी अटका है कन्फ्लुएंस प्रीवियस वीक का रीवैम्प। इस वीक का वॉल्यूम प्रोफाइल अगर कोई लगाता है जी 50 से 5800 के बीच में है। निकला बैंक निफ्टी पे, आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी पे नया ऑल टाइम हाई के चलेगा। अगर बैंक निफ्टी आसपास, तो फिर ये निफ्टी को भी नीचे खींचेगा, तो बेटर अच्छे दिख रहे हैं सब्जेक्ट टू बैंक निफ्टी। सुबह हमने लॉन्ग कॉल दिया था निफ्टी पे, अब 58,200 के ऊपर टिकता है। तो जैन साहब को जरा एक बार फ़ोनों पे कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि वैसे उनका जो ऑडियो है वो ठीक नहीं आ पा रहा है। लेकिन हाँ, इतना हमें समझ में आ रहा है कि निफ्टी में ऑल टाइम हाई बनना चाहिए और निफ्टी में जो ऑल टाइम हाई बनेगा वो बैंक निफ्टी का स्पॉन्सर्ड होगा। बैंक निफ्टी के दम पर निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैन साहब, एक बार जरा आईटी और देखना आज, क्योंकि आईटी से बहुत सपोर्ट आ रहा है बाजार को। कोफोर्ज के नंबर या बाकी जो आईटी पैक है उनके नंबर सो फार आने लग गए और नंबर्स कंफर्टेबल आ रहे हैं, ऐसे कोई ख़राब नंबर नहीं आ रहा है। सो मान के चलें कि जो बुरा दौर था आईटी ने एटलीस्ट वो देख लिया है। कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं जी, चलिए दोबारा आपसे एक बार संपर्क साधने की कोशिश करते हैं फ़ोन के थ्रू या अदरवाइज। लेकिन हाँ, एक चीज़ की आईटी में जरा कोफोर्ज के नंबर लेकर आए। कोफोर्ज के नंबर्स में एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। आज नंबर्स के बाद वहाँ पर एक रिएक्शन ही बेटर है, अनुमान से बेटर साइड पे नंबर कोफोर्ज के आते हुए दिखाई पड़े। एक गैप अप शुरुआत और गैप अप के बाद कोफोर्ज उसको होल्ड भी कर रहा है। मेजर ब्रोकरेज हाउसेस के नोट्स भी थोड़े बेटर साइड पर हैं। अगर कुछ नंबर्स की बात की जाए तो कोफोर्ज में जो 5% के आसपास की तेज़ी है उसमें करीब करीब अच्छे नंबर्स आए हैं। नंबर्स में एक तो ₹4 पर शेयर के आसपास का डिविडेंड कंपनी ने दिया है, लेकिन अदरवाइज जो ओवरऑल नंबर्स हैं वहाँ पर भी पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी पॉजिटिव हैं। मेजरली सभी की तरफ से एक बाय साइड की रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ी है कोफोर्ज के लिए। और जो पहले टारगेट्स हैं, जो इनिशियल टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़े हैं, उनमें सभी के सभी ब्रोकर्स ने यहाँ पे पॉजिटिव नोटिस कंपनी के लिए इशू किया है। 2030 का टारगेट है मॉर्गन स्टैनली का, ओवरवेट रेटिंग है। जेपी मॉर्गन करीब करीब 2500 रुपये के टारगेट्स के लिए ओवरवेट रेटिंग इनकी तरफ से भी आते हुए दिखाई पड़ी है। बाय साइड की रेटिंग है कोफोर्ज पे जेफरीज की, 2180 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है। और नोमुरा की तरफ से भी 1900 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है, बाय साइड की रेटिंग है। सिटी ने एक सेल रिपोर्ट दी थी 1530 रुपये के टारगेट के लिए, वो कॉन्ट्रा व्यू था, लेकिन नुवामा की तरफ से एक बाय रिपोर्ट आई है, टारगेट करीब करीब 2250 रुपये के आसपास के मेंशन किए गए। तो ओवरऑल इस मतलब ज़्यादातर सभी कंपनियों की तरफ से या सभी ब्रोकरेज की तरफ से एक कंसेंसस टारगेट जो है वो 2000 से लेकर 2500 के बीच में है, यानी करीब 2100-2200 का एक एवरेज टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ब्रोकरेज हाउसेस को पसंद आया। 5% के आसपास की तेज़ी कोफोर्ज में देखने को मिल रही है। नंबर्स के लिहाज से Q1 में डील पाइपलाइन स्ट्रांग है, बाकी नंबर्स भी इनके अनुमान से बेटर आते हुए दिखाई पड़े हैं। शायद बाजार को जो मुनाफे की बात करी जाए तो मुनाफा भी अनुमान से बेटर है, और अदरवाइज़ जो डील पाइपलाइन है या डॉलर रेवेन्यू है वो भी कंपनी के लिए एक अनुमान से बेटर नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। 357 करोड़ रुपये का मुनाफे का आंकड़ा था, 375 करोड़ रुपये का नंबर देखने को मिला है। जैन साहब से संपर्क हो गया। जैन साहब, कैसे रीड कर रहे हो आईटी को लेकर? सर आईटी में आईटी में मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास हम आगे खड़े हुए हैं 36,750 से 38,000 के बीच में। इस जोन में से बाहर निकलते हैं तो फिर नया ऑल टाइम हाई बनने के लिए हम जा सकते हैं। बट दैट बीइंग सेड 36,750 38,000 मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन से निकलना अभी के लिए अगले 4 से 8 हफ्ते में पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अगले 4 से 8 हफ्ते में कंसोलिडेशन होती रहेगी और उसके बाद नया ऑल टाइम हाई दिखेगा। तो और ये स्पेसिफिक अगर बात की जाए टीसीएस की और कोफोर्ज की, इनको आप कैसे रीड कर रहे हो?
सर टीसीएस पे जब तक 3014 प्रोटेक्टेड है, आप मान के चलिए कि यहाँ से हम ठीक ठाक अपसाइड देख सकते हैं 3300 तक की, और 3300 निकलता है तो फिर 3500। बाकी यहाँ से इन्वेस्टर्स अगर एक्यूमुलेट करके चलते हैं तो नया ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिल सकता है। ओके, और कोफोर्ज नंबर्स के बाद? कोफोर्ज में ब्रेकआउट है सर, एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन का ब्रेकआउट है 1800 रुपए पे, जिसका टारगेट 1950 रुपए तक जा सकता है। चले, तो ये सब राय उन स्टॉक को लेकर जहां पे खबरें चल रही हैं या मार्केट को लेकर एक आउटलुक आपने सुना। अब चलते हैं जरा सवाल जवाब के सिलसिले पर और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल आया है टिया जी का, ये आपकी फैन है, प्रशंसक हैं। ये पूछ रही हैं कि सम्मान कैपिटल इन्होंने 162 रुपये के दाम पे ले रखा है और हीरो मोटोकॉर्प है 32% के आसपास का प्रॉफिट है। सो हीरो मोटोकॉर्प में क्या करना चाहिए, एक, और दूसरा सम्मान कैपिटल, इसको आप कैसे देख रहे हो? तो अंशुल सर, सम्मान कैपिटल और हीरो मोटोकॉर्प क्या किया जाए? सम्मान कैपिटल, सर सम्मान कैपिटल में तो हम लगभग अभी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। 145 से लॉन्ग मनी 9 पे भी दिया था और बाकी चैनल्स पे भी दिया था। अब 20 डे मूविंग एवरेज से काफी एक्सटेंडेड है। 20 डे मूविंग एवरेज 165 पे है, ऊपर 191 का हाई बना है। एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, दोबारा नीचे मिलेगा तो फिर वापस री एंटर कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कर, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प हीरो मोटोकॉर्प में कंसोलिडेशन चल रहा है सर। ऊपर में करीब करीब 6000 से लेके 6050 तक का टारगेट मिल सकता है। दैट बीइंग सेड, फ्रेश एंट्री थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाएगी। अगर किसी के पास है 5490 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रह सकते हैं। ओके, 5490 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे हीरो मोटोकॉर्प को अदरवाइज देख सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल सुमित जी की तरफ से आया है। उन्होंने पूछा है कि सिरमा एसजीएस के 250 शेयर हैं इनके पास 856 रुपये के दाम पर, 1000 रुपये के टारगेट के लिए ये इसमें होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्या करना चाहिए? दूसरा मिंडा कॉर्प 590 रुपये का एक भाव पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करें दोनों में? मिंडा कॉर्प में सर अगेन वही, मिंडा कॉर्प 587 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक इस कंसोलिडेशन के अंदर है तब तक आप मान के चलिए कि स्टॉक इज फार फ्रॉम ब्रेकआउट। मे भी एक पुल बैक 540 535 तक आ सकता है। बड़ी तेजी 590 के ऊपर ही डेवलप होगी। स्टॉक कंसोलिडेशन के अंदर तो है, बट ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी पूरी दिख रही है। 590 जैसे ही निकलेगा स्टॉक में अच्छी खासी तेजी 640 650 तक आएगी। दूसरा सिरमा एसीएक्स में कंसोलिडेशन है, फिलहाल लो स्वीप कर रहा है 765 रुपए का। अगर ये लो स्वीप हो जाता है एज इट इज तो आप मान के चलिए कि ऊपर 880 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। दोनों में सिरमा एसीएक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 430 दिन का बेस ब्रेकआउट भी है, तो आई वुड प्रेफर गोइंग लॉन्ग इन सिरमा एसीएक्स। अगर ये 800 रुपए निकालता है तो 800 रुपये निकालता है तो सिरमा एसजीएस पे आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। वैसे भी एक बढ़िया तेजी दिखाई जाए। डायरेक्टर साहब, इसका वाईटीडी चार्ट लाइए, सिचुएशन वहाँ से क्लियर होगी। क्योंकि आज आपको लग रहा है कि ये चला नहीं है, लेकिन ये देखिए किस तरह की तेज़ी से दिखाई है। 400 रुपये का शेयर डबल हो गया। सो अब थोड़ा कूल ऑफ तो बनता है, कूल ऑफ हो रहा है इसके अंदर। अंबर सिंघा साहब के पास जीएसडब्ल्यू इंफ्रा ऐड किया है इन्होंने, मतलब ये कह रहे हैं कि इन्होंने धीरे धीरे ऐड करते करते करीब करीब लाख रुपए वहाँ पर लगा भी दिए हैं। अब क्या करना चाहिए इसमें? तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक्यूमुलेट करते रहिए। ऊपर में 700 रुपए का टारगेट मिलेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग बेट्स नहीं देता है, वर्टिकली ऊपर नीचे काम करता है। तो अगर ट्रेडर हैं एक्सट्रीमली दूर रहिए। अगर इन्वेस्टर हैं तो आराम से एक्यूमुलेट करते रहिए। 295 277 बेहतर एक्यूमुलेशन जोन है। ऊपर 359 का पहला टारगेट रहेगा। ओके, रेणुका इसरानी जी के पास कोचिन शिपयार्ड है, 4 साल से 177 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है। 15 गुना इन्होंने होता हुआ देख लिया और तब इन्होंने बुक नहीं किया। अब ये 9 गुना हो गया है। सो क्या करें? HAL भी इन्होंने ऐसे ही लिया था 540 पर, वहाँ भी 10 गुना देख लिया, नीचे आ गया। क्या करें इन दोनों में? सर अगेन HAL तो एक बार 5165 के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट कोचिन शिपयार्ड निकल जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। खींच के ज्यादा से ज्यादा 1900 1950 मिल भी जाए
तो आपको सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरे स्टॉक्स में दिख रही है। तो आई वुड सजेस्ट, मैं दोनों से एग्जिट की सलाह दूंगा। बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, यहाँ से अपसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड ज्यादा लंबी खुली हुई है। एक फेडरल बैंक और केफिन को लेकर श्रवण सिंह साहब का सवाल आया है। ये इन्होंने कहीं लिखा नहीं, खरीदा ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का व्यू पूछ रहे हैं केफिन टेक पर और फेडरल बैंक पर। आप क्या रीड कर रहे हो? सर देखिए, फेडरल बैंक पे एक ब्रेकआउट आया है 234.90 का एक ब्रेकआउट है ऑन दी अपसाइड। इस स्टॉक में आपको फिलहाल 275 270 75 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 220 दिन के कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट है। फेडरल बैंक हमने लास्ट डिस्कस किया था मंडे 20 अक्टूबर को, जिस दिन ब्रेकआउट आ रहा था। 3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद फाइनली फॉलो थ्रू मूव आया है, ऊपर 270 275 तक आराम से जा सकता है। तो फेडरल बैंक हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में भी है, और बैंक निफ्टी चलती है तो फेडरल बैंक भी चलेगा। हालांकि वेटेज कम है, बैंक निफ्टी को नहीं खींच पाएगा, बट एटलीस्ट सेंटिमेंट और मोमेंटम प्रोवाइड कर देगा। के फिनटेक में ऊपर में गैप छूटा हुआ है 1199 और 1216। इस जोन से मोस्ट लाइकली रिजेक्शन बन के नीचे आना चाहिए। मेरे को डाउन द लाइन 6 महीना 1 साल 1.5 साल पकड़ लीजिए, 695 अगर आ जाता है तो मेरे को कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइक पैटर्न है, 5000 से 6200 तक ट्रेंड पुल बैक दिया था और अब नया लो बना रहा है, और नीचे 4196 आते हुए दिख रहा है। सिमिलर पैटर्न है, पुल बैक देगा, रिजेक्शन देगा और नया लो बनाएगा। विकास अग्रवाल साहब का एक सवाल आया है। पहले तो आपको नमस्कार कर रहे हैं, और दूसरा उनका कहना है कि वो हार्डकोर इन्वेस्टर हैं। सो हार्डकोर इन्वेस्टर के तौर पे उन्होंने अदानी टोटाल और अदानी पोर्ट, इन दोनों को चुना है 3 से 4 साल के लिए। क्या करना चाहिए? एक, अगर मैं इसमें अदानी ग्रीन और जोड़ दूं तो इन तीनों में क्या करना चाहिए? सर अदानी ग्रीन तो पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो उस पर ज्यादा राय नहीं दूंगा। हालांकि मेरा अपना पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए टारगेट मैंने लगा के रखा है 1733 रुपए का। तो मेरा व्यू है कि 1447 1733 ये 3-4 साल में आ जाएगा, विच इज क्वाइट गुड रिटर्न। और इस पूरे दौरान लगभग ऑप्शन में बाइंग सेलिंग करके मैं अपनी एवरेज को काफी कट डाउन कर चुका रहूंगा। तो लगभग रोज ही कुछ ना कुछ ट्रेड हो जाता है। तो आई वुड नॉट गिव माई व्यू ऑन अदानी ग्रीन, बट एटीजीएल में अगर आप देखेंगे तो ऊपर में पहला जो 781 तक का था मूव, वो कंप्लीट करके नीचे आया है। अब जब 640 के ऊपर टिकेगा तो 861 और 1258 आ सकता है। तो यानी यहाँ से कम डबल तो दिख रहा है, जो मे बी 1.5-2 साल में आ जाएगा। 3 साल का इनका व्यू है, तो काफी अच्छा है। और अदानी पोर्ट जैसे ही 1500 का ब्रेकआउट बनता है, ऊपर में 1606 ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस रहेगा, और जैसे ही 1606 निकला ऊपर में 2000 तक का टारगेट मिलेगा। 2000 के आसपास एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। ये नहीं कि हार्डकोर इन्वेस्टर है तो पकड़ के बैठे हैं, मतलब वो अभी जीआरएससी और एचएएल वाला हाल ना हो कि ऊपर से वो बाइंग क्लाइमेक्स करके नीचे आ जाए और आप पकड़े रह जाएं। तो एक बार 2000 के पास सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो ये एक बात बताना जैन साहब, हार्डकोर इन्वेस्टर को भी क्या प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए समय समय पर? सर ये तो लाइव एग्जांपल सामने ही सामने मिल रहा है कि अगर उनने बुक कर लिया होता है एचएएल और जीआरएससी जब बाइंग क्लाइमेक्स बन रहा था, और हम रेगुलर रोज ही डिस्कस कर रहे थे पिछले 1.5 साल से, तो मेरे को याद है हम रोज ही डिस्कस कर रहे हैं कि बाइंग क्लाइमेक्स बने 70-80% टूट सकते हैं। तो एक समय आता है जब बाइंग क्लाइमेक्स हो या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनना स्टार्ट हो। कुछ स्टॉक में, मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में बाइंग क्लाइमेक्स बनता है, लार्ज कैप में डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बनती है और फिर ब्रेकडाउन आता है। तो अगर इन दो में से कोई एक चीज बन रही है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो ये पता कैसे चलेगा एक आम आदमी को कि ये आ गया है वो जोन जहां से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? सर मनी लाइन पे सवाल पूछ लीजिए, अगर बन ही रहा होगा तो हम बता ही देंगे। चलिए, खैर साईं प्रवीण साहब का एक सवाल आया है एचसीएल टेक को लेकर। इन्होंने पहले भी इस पर कई बार सवाल पूछा और फिर से इनका एक सवाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। 1401 रुपए के दाम पर खरीदारी की है, क्या करें इसमें? और दूसरा, कोई मिड कैप आईटी सही लग रहा है क्या एंटर करने के लिए? सर मिड कैप आईटी पे तो मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने चारों स्टॉक पे ही चिपका रहूंगा। इसके अलावा आप आईटी 20 कर सकते हैं, हालांकि मिड कैप में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई स्टॉक मेरे पास नहीं है जो मैं आपको आज बोल के चला जाऊं और 6 महीने तक रिव्यू करने की जरूरत ना पड़े। डे टू डे बेसिस पे रिव्यू की जरूरत पड़ेगी, तो बेटर है कि टॉप 4 नेम्स में रहें। एचसीएल टेक में अच्छा बेस ब्रेकआउट आया है 1500 रुपए का, ऊपर में 1729 रुपए पहला टारगेट, फिर ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा। इसके अलावा इन्फोसिस भी ठीक ठाक बॉक्स बना लिया है 45 दिन का,
वो भी चल सकता है। टीसीएस 3014 के नीचे वैल्यू बाय था, वो भी 3014 के ऊपर आ गया तो 3300 रुपए जा सकता है। आखिरी चौथा स्टॉक हमारी लिस्ट में जो है टेक महिंद्रा, इस स्टॉक में कंसोलिडेशन है, 1506 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है तो 1705 रुपए तक आराम से जा सकता है। तो इन्हीं 4 स्टॉक्स में मैं रहूंगा, इसके अलावा आईटी 20 लिया जा सकता है। ओके, तो आपको एक राय दी गई है, आप उनको अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हो। लाइकवाइज सिमिलर सा एक सवाल और आया है, वो सवाल पूछा गया है कि वो 2 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं अपने बेटे के लिए। अब वो ये बताया नहीं, उन्होंने शायद लंबी अवधि के लिए ही निवेश करना चाहते हैं। यहाँ क्या राय रखते हो आप? तो लंबी अवधि के लिए देखिए, बड़ा पैसा बनता है मिड कैप और स्मॉल कैप में, और मिड कैप स्मॉल कैप को हमेशा मतलब बच्चों की तरह होते हैं, आपको हमेशा रिव्यू करते रहना पड़ेगा। अगर आप बाई एंड फॉरगेट वाले इन्वेस्टर हैं तो आपका मतलब फिर चॉइस 2 ही होती है, या तो लार्ज कैप में शिफ्ट कर लीजिए या मिड कैप स्मॉल कैप में रहना है तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड में पैसा डालता हूँ, मैं आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड में पैसा डालता हूँ, तो इनमें से कोई एक फंड सेलेक्ट कर लीजिए या लार्ज कैप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरी सजेशन ये रहेगी, क्योंकि आपके पास समय है और मतलब इन्वेस्टिंग के लिए समय नहीं है और रिव्यू करने इन्वेस्टिंग के लिए समय है और रिव्यू करने के लिए समय नहीं है, बेटर है कि आप एक्सिस स्मॉल कैप या आईसीआईसीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के 5-10 साल के लिए छोड़ दीजिए, अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। ओके, तो आपको एक राय दी गई है, आप यहाँ पर उनके हिसाब से निवेश कर सकते हैं। टाटा टेक को लेकर भी एक सवाल आया है, ये सवाल आया है विनय कुमार साहब का। वो पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए इसमें। टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सर, मैं इस पे कोई सलाह नहीं दूंगा अभी। मतलब पुट्स बेचे, ये लास्ट मैंने डिस्कस भी किया था कि 687 के ऊपर निकलेगा तो पुट्स बेच के बैठ जाऊंगा, तो उस हिसाब से मतलब ट्रेड रेगुलर हो रहा है तो बाई सेल स्टॉप लॉस की सलाह नहीं है। हालांकि मेरे को ऊपर में 745 तक जाते हुए दिख रहा है, इस पूरी रैली में या तो मैं और डिलीवरी बाई करता रहूंगा या पुट्स बेचता रहूंगा। तो एक राय आपको यहाँ पर दी गई है, खास तौर से टाटा टेक के रेफरेंस में भी। शंकर सिंह साहब का एक सवाल आया है, इन्होंने पूछा है कि सीजी पावर 752 रुपए पे ले रखा है, यहाँ क्या करना चाहिए? खराब लग रहा है। 786 का ब्रेकआउट वापस से फेल किया है नीचे। आपको याद होगा 691 पे जब फ्लैग का ब्रेकआउट आया था तब हमने डिस्कस किया था कि 786 तक जा रहा है, वहां पे प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो लेवल नहीं निकला तो ये वापस से गैप फिल करने 691 आएगा। वहीं से रिजेक्शन आया है तो 691 आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। हितेश जैन साहब पूछ रहे हैं कोई नया स्टॉक है क्या फ्रेश एंट्री के लिए 6 से 12 महीने के लिए? आप एक नुवामा का स्टॉक देख सकते हैं सर, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 7200 के आसपास, 7234 से हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। आज के सेशन में वापस से ब्रेक, हालांकि हम 10 दिन पहले दिए थे, 8-10 दिन पहले, आज फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है 7314 के ऊपर। और आज एक अच्छी चीज है कि नोवामा के साथ आपका आनंद राठी भी चल रहा है, एंजल वन सुबह ही हमने ओपनिंग में ही बाई दिया है, एडलवाइज कल परसों बाई दे गए थे, साथ में एडलवाइज एंजल, मतलब लगभग सारे ब्रोकिंग शेयर इंडिया आज हमने बाई दिया है। सारे ब्रोकिंग के स्टॉक्स एक साथ चल रहे हैं, तो जब सेक्टर चलता है, लास्ट मंथ आपको याद होगा फाइनेंस सेक्टर हमने डिस्कस किया था, उसमें साउथ बैंक चला, श्रीराम फाइनेंस चला, चोला फिन चला। इस बार पूरी कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये शेयर ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स दिख रहे हैं, तो आप इनमें से नोवामा सबसे बेस्ट लग रहा है, एडलवाइज अच्छा लग रहा है, एंजल ब्रोकिंग अच्छा लग रहा है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ नोवामा में है, तो नोवामा देख सकते हैं 8,400 तक जा सकता है। ओके, श्रवण सिंह साहब पूछ रहे हैं महामाया स्टील और कार ट्रेड, इन दोनों में 1 महीने के लिए क्या नजरिया रहेगा आपका? कार ट्रेड तो बार बार लिस्ट में आ रहा है, और महामाया स्टील, अच्छा देखिए, महामाया स्टील के साथ वही दिक्कत है जो बाकी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ होती है। बेस, लंबा बेस बनाया था, 135 रुपए में ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई वर्टिकली 500 रुपए क्रॉस किया है। अब वीकली चार्ट पे अगर आप लगा के इसको, आई वुड सजेस्ट कि आप मैक्स कर दीजिए, 1 डे की जगह मैक्स कर दीजिए, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नीचे बढ़िया बेस बना और उसके बाद वर्टिकल, ये वर्टिकल अप मूव थी, और इसमें ये प्रीवियस स्टार्टिंग में जो ऑल टाइम हाई दिख रहा है वो क्रॉस हो चुका है। अब ये बाइंग क्लाइमेक्स वाली मूव हो सकती है, लेकिन कंफर्म कब होगा? जब इस स्टॉक में ब्रेकडाउन आएगा इनिशियली 490 के नीचे, तो आप 490 का भी स्टॉप लॉस नहीं ले पाएंगे, आप 20% नीचे का है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप या तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस ले लीजिए 540 रुपए का अगर फ्रेश बाई कर रहे हैं, या एग्जिस्टिंग लॉन्ग कुछ भी है
540 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। इसके नीचे स्टॉक पे कतई लॉन्ग नहीं रहना है। उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी डाउन मूव आ सकती है। कार ट्रेड में फ्रेश ब्रेकआउट है, आज बार बार लिस्ट में आ रहा है। हालांकि मैंने बाई नहीं दिया है, बट जैसे ही ये स्टॉक 2650 के ऊपर निकलेगा 3000 की रैली ये पकड़ लेगा। ओके, जैकॉप में एंट्री की जा सकती है क्या अभी? ये दिवाकर पांडे साहब पूछ रहे हैं। जैकॉर्प आज सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को और मीडिया दोनों पे बाई दिया था 161.50 पे। रिस्क फ्री हम हो चुके हैं, 170 हो ही गया ऑलरेडी। 161.50 से 170.50 हो गया है सुबह से अभी तक 2 घंटे में। अब नई तेजी कब डेवलप होगी? जब या तो यहाँ से दो ही पॉसिबिलिटी है, रन अवे ब्रेकआउट ले ले और 190 चला जाए। मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। मेरे को लग रहा है कि 170 के पास वापस से 3-4 दिन ऐसी छोटी सी टाइट रेंज बनेगी और उसका ब्रेकआउट जब मिलेगा तो 190 रुपए जाएगा। तो मैं फ्रेश बाई अगर करना है तो 3-4 दिन की कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। ओके, तेजस नेटवर्क 1200 शेयर है 620 रुपए के दाम पे। अभी नीचे कहां तक जाता हुआ दिख रहा है आपको? तो तेजस नेटवर्क मेरे को याद है कि मैं 1230 के बाइंग क्लाइमेक्स से 510 रुपए का टारगेट देते आ रहा हूं। तो मेरे को अभी 510 ही दिख रहा है। 510 अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ, 510 अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो अगला टारगेट 383 खुलेगा। 50-50 चांस है 510 प्रोटेक्ट होने की और ना होने की। रिजल्ट 3 क्वार्टर से ईपीएस मतलब लॉस में भी आ गई है कंपनी। ईपीएस टी ग्रोथ तो अपनी जगह छोड़ ही दीजिए, 3 क्वार्टर से लॉस भी पोस्ट कर रही है। तो मेरे को अभी स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रही है चार्ट पे। 510 पे मैं रिव्यू करूंगा कि 383 आ रहा है कि बाउंस बैक कर रहा है। ओके, तो आपको एक राय दी गई है तेजस नेटवर्क को लेके। नंबर्स भी वीक आ रहे हैं, लगातार लॉस भी मेंशन कर रहा है, जिसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे हम स्टॉक के ऊपर आता हुआ देख रहे हैं। जैन साहब, ट्रांस रेल लाइटिंग पे एक सवाल आया है, अली साहब ने पूछा है 760 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, ट्रांस रेल लाइटिंग में 738 के आसपास मेरे को पता है, फिर आप मेरी टांग खींचेंगे, बट स्टॉक इज फ्लर्टिंग विद इट सपोर्ट 738। इवेंचुअली या तो ब्रेकआउट ले ले 760 765 के ऊपर, तब 806 जाएगा और बड़ी तेजी इसमें 806 के ऊपर ही डेवलप होगी। तो मैं ये 750 का ब्रेकआउट प्ले करना पसंद नहीं करूंगा। मैं स्टॉक को तभी सेलेक्ट करूंगा जब ये 806 807 के ऊपर ब्रेकआउट ले ले। अगर आपके पास है तो एक बार 700 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है। तो एक राय आपको दी गई है ट्रांस रेल के लिए जो फ्लर्ट कर रहा है एज पर जैन साहब अपने लेवल्स के आसपास। एसबीआई हरिओम कुमार साहब का एक सवाल आया है, 848 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी की है, 1 महीने का नजरिया है, क्या किया जाए? मेरे को पता था आप टांग जरूर खींचेंगे। नहीं सर, मैं तो वही लाइन रिपीट किया जो आपने बोला, ये स्टॉक फ्लर्ट कर रहा है, वही मैं भी बोल रहा हूँ कि एज पर जैन साहब ये स्टॉक फ्लर्ट कर रहा है। अब आपको मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो ज़्यादा जानता हूँ नहीं। आपने बोला चार्ट पे फ्लर्ट हो रहा है तो मैंने बोल दिया फ्लर्ट हो रहा है, मुझे कहीं दिखा नहीं फ्लर्ट करता हुआ। सर, शब्दों से ज्यादा बोलने का अंदाज, मतलब बदतमीजी, फ्लर्टिंग और सलाह तीनों एक ही लाइन में दी जा सकती है। बस बोलने का तरीका बदल जाए तो वो फ्लर्टिंग से बदतमीजी और बदतमीजी से सलाह भी हो सकती है, जैसे वो लोभ और लाभ वाली चीज आपने बताई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं, एसबीआई पे आते हैं। 848 रुपए के दाम पे खरीदा हुआ है, मुनाफा तो इन्हें हो रहा है 100 रुपए पर शेयर का मोटा मोटा, क्या करें अभी? सर वही है, 840 का जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट 1000 रुपए है। पहला टारगेट ऑल टाइम हाई था 894 का डिविडेंड एडजस्टेड, जो कंप्लीट हो गया है। अब यहां से 894 जब तक प्रोटेक्टेड है, 1000 रुपए का टारगेट मिल सकता है। आई वुड सजेस्ट कि अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो 890 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेना इनके लिए कोई भारी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट में से ही थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा। तो उतनी अगर रिस्क ले लेते हैं 20 रुपए की, तो सामने 80 रुपए की और अपसाइड मिलेगी, यानी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। गया तो 20 रुपए, आया तो 100 रुपए 80 रुपए, तो ये 1000 रुपए तक के लिए प्ले करना चाहिए इनको। तो आप बने रहिए, 1000 रुपये एसबीआई हो ही जाएगा। वैसे भी एक अच्छा क्वालिटी बैंक है, अच्छे नंबर्स भी हैं, सो आप बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तिलक नगर इंडस्ट्रीज 475 रुपए पर फंस गए हैं लेकर, इसमें अब क्या करना चाहिए? तिलक नगर इंडस्ट्रीज सर 481 के ऊपर जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा, स्टॉक में वापस से ब्रेकआउट बनेगा और ऑल टाइम हाई तक के टारगेट आराम से लग सकते हैं 525, बल्कि 575 600 तक भी जा सकता है। 481 नेक्स्ट राउंड में जब भी टिकेगा, एक बार लेके हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, नेक्स्ट टाइम जब 481 के ऊपर टिकेगा दोबारा बाई देंगे। लिकर स्टॉक्स में कहीं से भी मंदी नहीं दिख रही है। एचडीबीएल थोड़ा सा ज्यादा सरक गया, अलग बात है, बट यूनाइटेड स्पिरिट में जो तेजी डेवलप हो रही है, धीरे धीरे अक्रॉस द बोर्ड ये स्पिल होगी।
नहीं तो ऐसा क्या हुआ जैन साहब, ये दिवाली के बाद आपका स्टांस बदल गया, लिकर शेयरों में मंदी नहीं दिखाई पड़ रही है, अच्छी डिमांड आ गई क्या पीछे? ठंड आ रही है ना, डिमांड आएगी। अच्छा, नहीं लेकिन वो तो सेलेक्टिव प्रोडक्ट की डिमांड आती है ना, वाइन की डिमांड कम हो जाती है उस ड्यूरेशन में, बियर की डिमांड कम हो जाती है, सो यहाँ भी बड़ा पिक एंड चूज करना पड़ेगा। अब सर मेरे को इतना पता है कि ठंड में रम से बच्चों की मालिश कराने से उनको ठंडी नहीं लगती है, तो मैं हमेशा ठंडी में वो बूढ़ा साधु जो है उसको खरीदता हूँ बच्चों की मालिश के लिए। तो मेरे को ये अंदाजा है कि ठंड में रम की डिमांड जरूर बढ़ती है। मालिश ही करवाते हो ना उससे? हाँ हाँ सर, बच्चों को खिलाएंगे थोड़ी। नहीं नहीं, मतलब घर में मतलब बाकी लोग भी हैं ना, आप भी हो, इसलिए मैंने पूछ लिया। एनीवेज, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आमतौर पे बेटर रहता है लिकर के लिए, बात सही है, नंबर्स के लिहाज से बेटर होता है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स, तरुण सागर साहब पूछ रहे हैं कि ये IPO से होल्ड कर रहे हैं और अब एक हफ्ते में कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? एक हफ्ते में सर आईपीओ का लो डबल बॉटम बनाया है, अगर सब कुछ सही रहा तो एक हफ्ते में आपको 1680 1690 मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दैट बीइंग सेड, ये आईपीओ वाले स्टॉक्स एक हफ्ते का व्यू मतलब किस हिसाब से आप ले रहे हैं मेरे को नहीं पता, बट जब तक आईपीओ बेस ना बने हम देखना भी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप आईपीओ स्टॉक्स एक हफ्ते के लिए ट्रेड करें, बट आउट ऑफ समथिंग एलजी इंडिया में अभी हैमर टाइप ऑफ कैंडल बन रही है, तो 1690 1680 ये जोन आ सकती है। और सर एक चीज हमने मतलब ठंड डिस्कस की, मजाक तो ठीक है, बट ये क्वार्टर में, ये 2 क्वार्टर में लिकर स्टॉक्स के साथ साथ होटल स्टॉक्स के भी अगर टूरिज्म अपने पीक पे आता है, होटल स्टॉक्स के भी रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो मेरे को 2-3 स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। एक जूनिपर होटल अच्छा लग रहा है, एक आईटीसी होटल अच्छा लग रहा है, एक और लेमन ट्री, ये 3 स्टॉक्स हमको अच्छे लग रहे हैं। अगर ये 2 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी रहेगी, तो ये 3 स्टॉक्स भी देख के रखना चाहिए। एक बारी जरा डायरेक्टर साहब वोडाफोन आइडिया लेकर आइए। यहाँ पर खबर आई है कि यूनियन इनके इश्यूज़ को, जो कंपनी ने इशू रेज किए हैं, उनको एग्जामिन करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में AGR केस की सुनवाई है आज, और उस बीच ये अपडेट आ रहे हैं। एक स्पाइक आया है वोडाफोन आइडिया में, और 10 रुपये बड़े अंतराल के बाद आया। जरा इसका 1 साल का चार्ट लगाइए, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद वोडाफोन आइडिया 10 रुपये पहुँचा है। ये आपकी स्क्रीन पर है। जैन साहब क्या देख रहे हो इसमें? सर वोडाफोन आइडिया अगेन मैं नहीं ट्रेड करता हूं, बट लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, 8.44 का ब्रेकआउट आया है, 10.47 का टारगेट है ब्रेकआउट का, और 10.47 निकलता है तो अगला मेजर रेजिस्टेंस इसमें 12.4 का आता है। तो 10.47 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर निकला तो 12.40 आ सकता है। अब अगेन वही एक खराब न्यूज आती है और निकलने का मौका नहीं मिलता है, बस यही एक कमी है जिसकी वजह से मैं स्टॉक को अवॉइड कर देता हूं, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा है। तो स्ट्रक्चर ठीक है, अगर आप बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीदारी या बिकवाली को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन रहता है। अभी एक स्पाइक आया, इसलिए बात करना इस पर ज़रूरी था। एक सवाल आया है उषा मार्टिन को लेकर, अशोक जी पूछ रहे हैं 406 रुपये के दाम पे खरीदारी है, छोटी अवधि का नज़रिया है, क्या करना चाहिए इसमें? सर उषा मार्टिन छोटी अवधि का नजरिया है तो फिलहाल पुल बैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, हालांकि इसको 424 तक करना चाहिए था, लेकिन आज ही के सेशन में मल्टीपल डेज के लो को स्वीप किया है। 442 का जो स्विंग लो था, प्रिसाइसली 444 का स्विंग लो था, उसको स्वीप कर रहा है। तो अगर इसी तरीके से कैंडल क्लोज होती है तो ये वापस से धीरे धीरे 485 तक ऊपर में आ सकता है। स्टॉक अच्छा लग रहा है। तो स्टॉक सही लग रहा है, आपको राय यहाँ पर दी गई है। जय शिव साहब के पास फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर यानी फैक्ट के शेयर हैं 973 रुपये के दाम पे, और NFL के शेयर हैं 100 रुपये के दाम पे, क्या करें इन दोनों में? फैक्ट में सर अगेन वही वीकली चार्ट पे जो बड़ी कैंडल था उसके लो के आसपास हो गया है, 1 2 3 4 ये 5वां हफ्ता है, और एक बार लो स्वीप भी हुआ है 873 का। तो यहां से जैसे ही अपसाइड बनेगी ऊपर 989 और 989 निकलता है तो फिर कैंडल का हाई 1112, ये 2 लेवल आ सकते हैं। इन ऑल सेड केसेस 850 आप 20 रुपए का बफर ले लीजिए, 850 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर और दूसरा NFL दोनों पर राय दी गई।
आयुष गर्ग साहब पूछ रहे हैं कि पीएनसी इंफ्रा में क्या करें। इन्होंने 345 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी, 650 शेयर इनके पास है, यहाँ क्या करना चाहिए? पीएनसी इंफ्रा वीक लग रहा है, 324 का ब्रेकआउट फेल किया है, नीचे गैप छूटा हुआ है 251 246, उसको फिल करने नीचे आ सकता है स्टॉक। एक्सट्रीमली वीक लग रहा है, एक बाउंस बैक जरूर आ सकती है 290 305 तक, बट बाउंस बैक में एग्जिट ही करना चाहिए, नीचे 251 246 आ सकता है। सईद हैदर साहब पूछ रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या करें। इस पे आप बहुत समय से अपनी चर्चा करते भी आए हो, आपके पास रहता भी है शेयर आमतौर पे। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज वापस न्यूज फ्लोज में आ रहा है, क्या किया जाए इसमें? सर रिलायंस में तो देखिए वापस से फॉलो थ्रू मूव आया है 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने के पहले। अगर ये 3-4 दिन और कंसोलिडेट करके 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप कर लेता है तो आज की फॉलो थ्रू मूव हम प्ले करते। समहाउ टाइम वाइज करेक्शन नहीं लग रहा है कि पूरा हुआ है, बट स्टॉक मेरे व्यू के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो अपनी ही चाल में चल रहा है। ऊपर में 1483 इसके ऊपर अगर टिक जाता है तो ऑल टाइम हाई फटाफट बना देगा, तो 1483 का ब्रेकआउट का वेट कीजिए, मिलता है तो फिर ऑल टाइम हाई तुरंत में मिल जाएगा। बट मेरे को समहाउ गट फील है कि अभी स्ट्रॉन्ग ये टाइम वाइज करेक्शन पूरा नहीं हुआ है, बहुत जल्दी नहीं चलेगा स्टॉक। ओके, तो बहुत जल्दी यहाँ पर अभी चलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि टाइम बेस्ड करेक्शन पूरा नहीं हुआ है। सो आप अदरवाइज के ऊपर नजर रखिएगा। बोरोसिल रिन्यूएबल, निष्ठा श्रीवास्तव जी का एक सवाल आया है, 660 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, यहाँ क्या करना चाहिए? सर अगर ये सुबह हमारे कहने पे खरीदा है तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आज का लो 651 और पहला रेजिस्टेंस है ऊपर में 710, ये पहला टारगेट रहेगा, और 710 निकलता है तो फिर इस स्टॉक में और तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। बट 710 पे एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिएगा, वो निकला तो फिर और तेजी आएगी, और तेजी के लेवल हम तब डिस्कस करेंगे जब 710 के ऊपर टिक जाएगा। तो 710 के ऊपर टिक जाएगा तब और तेजी की उम्मीद यहां पर आप लगाकर चलिएगा। एबी सनलाइफ एएमसी ले रखा है रविकांत गुप्ता साहब ने 850 रुपए के दाम पर, और अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए, आप क्या राय रखते हो? आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी, इसमें एक दिक्कत हो गई है, 870-50 के ऊपर ब्रेकआउट 3 बार फेल हो गया, बल्कि 1 2 3 4 5, अगर कैंडल वाइज गिनूं तो 5 बार, और अटेम्प्ट वाइज गिनूं तो 3 बार फेल हुआ है। तीनों बार लोअर लो बना है। इस बार अगर ये 800 रुपए तोड़ देता है तो फिर स्टॉक में लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। ये नीचे में लॉन्ग लिक्विडेशन करते करते आराम से 714 रुपए आ सकता है, तो हर कीमत पे 799 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। क्लोजिंग बेसिस इसलिए कि 40,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप है, बट 799 स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। वो निकला तो 714 रुपए तक जो स्विंग लो है वो टेस्ट होने आएगा। 714 रुपए तक स्विंग लो टेस्ट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। संजीव कुमार साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनका सवाल है देवांगरी शुगर के ऊपर और साथ साथ पीसी ज्वेलर पर, यहां क्या करना चाहिए? पीसी ज्वेलर, तो देवांगरी शुगर में 3.62 का स्टॉप लॉस कटा है, स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। री एंट्री करना भी है तो 362 के ऊपर करना है, तब 4 रुपए 17 पैसे का पहला टारगेट बनेगा। पीसी ज्वेलर में फिलहाल वीकनेस है, 10 रुपए 54 पैसे आ सकता है, बट 1054 बहुत बड़ा बेस का रीटेस्ट होगा, वहां पे फ्रेश लॉन्ग्स ऑन बुलिश एविडेंस लिया जा सकता है। तो पीसी ज्वेलर जरूर 10.54 तक के लिए वेट करना चाहिए। उस जोन में अगर बुलिश एक्टिविटी दिखी तो हम बाई के इंटरेस्ट में आएंगे। तो आपको एक राय यहां पर दी गई है पीसी ज्वेलर और देवांगरी शुगर के संदर्भ में भी। अवंटेल 160 रुपए पे बाय है ब्रिजेश जी का, पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए, आपकी कोई राय? सर 171 के नीचे अगर क्लोज करता है तो स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। नीचे गैप समवेयर अराउंड 138 छूटा हुआ है, स्विंग लो 124 है, दोनों के टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें 190 के ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है, वो भी गैप के साथ फेल हुआ है, अर्निंग्स गैप के साथ, और उसी गैप को फिल करके फॉलो थ्रू एक्शन ऑन द डाउन साइड मिल रहा है। 170 के नीचे क्लोज किया, 4,600 करोड़ का मार्केट कैप है, 170 के नीचे क्लोज किया तो वर्टिकल डाउन मूव ओपन हो जाएगी। तो 170 के नीचे एक वर्टिकल डाउन मूव यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है, उस हिसाब से भी आप देखिएगा। स्वान कॉप आशीष सिंह साहब ने ले रखा है 516 रुपए के दाम पर। अब ये पूछ रहे हैं कि इनका टारगेट कब तक आ पाएगा, मतलब क्या करें, एग्जिट कर जाएं, निकल जाएं, बने रहें? कितने मिली है सर? 516 516 तो मिल जाएगा। 437 412 मेजर सपोर्ट जोन है,
यहाँ पे सेलिंग ड्राई अप हो चुकी है। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद का टारगेट भी था, तो यहाँ से बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी काफी आई है। बाउंस बैक का टारगेट 497 520 की जोन है। इस जोन में आते ही फटाक से स्टॉक से अपना पल्ला झड़ा लीजिएगा, क्योंकि नहीं झड़ाए तो अगले लेग में अगर 412 टूटा तो और लंबी डाउन साइड खुलेगी। तो एक राय आपको दी गई है स्वान कॉप के रेफरेंस में 442-43 चल रहा है, लेकिन कहीं भी तेजी मिले तो आपको एग्जिट कर जाना वो ज़्यादा बेटर है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव ले रखा है मोहम्मद रफ़ीक साहब ने 623 रुपये के दाम पे, और मिंडा कॉप 602 रुपये के दाम पे। दोनों में 3 से 4 महीने का नजरिया है, क्या करना चाहिए? मिंडा कॉर्प तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि 590 जब तक नहीं निकल रहा है स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्टिव ट्रेंड रहेगा। 590 निकलते से स्टॉक में बढ़िया 700 रुपए तक की तेजी डेवलप होगी। अंडर डेवलपमेंट है पैटर्न, तो मैं एग्जिट की सलाह तो नहीं दूंगा, बट 590 निकलने के बाद आप वापस से मतलब अगर है तो और ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है जिनके पास और लेने की सोच रहे हैं 590 के ऊपर ब्रेकआउट पे लॉन्ग करना चाहिए। प्रीमियर एक्सप्लोजिव 666.65 का टारगेट था, मतलब रेजिस्टेंस था, जो अचीव करके प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 80 डेज के कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, बट जिस हिसाब से सेलिंग आई है ऑन 14 अक्टूबर, अब मैं फ्रेश बाई तभी करूंगा जब ये 667 के ऊपर टिकेगा, क्योंकि ये बड़ी वॉल्यूम से सेल ऑफ कैंडल थी जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर शैलो वॉल्यूम पे पुल बैक होता तो यहाँ पे मैं बाई सजेस्ट कर रहा होता, बट इनिशियल सेलिंग बड़े वॉल्यूम पे आई है। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर आपके पास है 580 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर नहीं है तो 666 के ऊपर ही लॉन्ग करना है, तब 726 और 800 दो टारगेट मिलेंगे। ओके, BDL और BEL और कोचिन शिपयार्ड, ये 3 शेयर ले रखे हैं विजय साहब ने, फ्राइडे को ही लिए हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि इनमें करना क्या चाहिए? मेरे ख्याल से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत 19-20 जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है तीनों से निकल जाइए। मरे हुए काउंटर हैं, इधर उधर बाउंस बैक देते रहते हैं, बट इवेंचुअली दशा दिशा नीचे की है। BEL इकलौता है जहां पे जरूर ब्रेकआउट आया है, और मैंने ये ब्रेकआउट के समय भी मना किया था कि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम ना एक्यूमुलेशन में है ना ब्रेकआउट पे है, तो 416 का ब्रेकआउट मैं नहीं प्ले करूंगा। आप कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ले लीजिएगा 390 का, तो अगर लेना है तो 390 का ले लीजिए, बाकी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ना ब्रेकआउट पे वॉल्यूम है ना पैटर्न के दौरान वॉल्यूम है, तो कंप्लीटली अवॉइड होना चाहिए स्टॉक। डाउनसाइड ज्यादा है, अपसाइड बहुत लिमिटेड है। डाउनसाइड ज़्यादा है, अपसाइड बहुत लिमिटेड है, उस हिसाब से देखिएगा। रॉबी वर्मा साहब के पास 342 रुपये पे RVNL के शेयर लिए हैं इन्होंने 100। करना क्या चाहिए इसमें? ये भी जैसे आपको रेट मिले, बल्कि मतलब गलत दोस्ती को 2 पैसा दे के छोड़ दें तो भी ज्यादा सस्ता सौदा होता है। ये सब वो गलत स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। दैट बीइंग सेड 305 पे डबल बॉटम बना के बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन लोअर हाई है। एक बार 340 342 आता है तो निकल जाइए और अपनी वॉचलिस्ट से हटा दीजिए। ये रेलवे डिफेंस जितना दूर रहेंगे, अभी कल ही परसों एक सवाल आया था कि 8 साल से HEG होल्ड कर रहे हैं, रेट कब आएगा? तो यही मैं कह रहा हूँ कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 8-10 साल लग जाता है स्टॉक को बेस बनाने में। कोई स्टॉक 1-2 साल में बना लेता है, कोई स्टॉक 4-5 साल में बनाता है, बाकी मेजॉरिटी स्टॉक में 8-10 साल लग जाते हैं। तो अभी 2018 वालों में बेस नहीं कंप्लीट हुआ है, तो 2024 वालों में कैसे आप मान रहे हैं कि नई अपसाइड मिल जाएगी? तो एक राय आपको दी गई है RVNL के संदर्भ में भी। ये खराब दोस्ती का क्या परिभाषा है जैन साहब? बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक सर। अच्छा, बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक खराब दोस्ती है, वो उसके हिसाब से आप सोच रहे हो ना, अदरवाइज? अब बस उतना ही सर। बाकी तो दोस्त हमेशा साथ में होते हैं, क्योंकि आपको उनके और उनको आपके राज पता होते हैं, तो दोस्त हमेशा अच्छे होते हैं। अच्छा अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है रेडिंगटन पर, ये रैम्बो साहब का सवाल है। 288 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीद रखे हैं शेयर। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें लॉस बुक कर लें क्या? रेडिंगटन 260 रुपए के नीचे क्लोज करे तो लॉस बुक कर लीजिएगा। 260 को अगर स्वीप करे तो एवरेज कर लीजिएगा, ऊपर में 293 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो 260 की लेवल है, स्वीप किया तो बुलिश, क्लोज किया उसके नीचे तो बेरिश। तो एक बार 260 के नीचे क्लोज करे या स्वीप करे, मतलब उसके आसपास दोबारा सवाल पूछेगा। ओके, एक सवाल और आया है मॉस्चिप के ऊपर, नागराज साहब का। वो पूछ रहे हैं कि रिजल्ट्स में EPS, प्रॉफिट, रेवेन्यू सब बढ़ रहा है। 280 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी, क्या करना चाहिए? वैसे तो नागराज साहब इसके
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर देखेंगे तो मार्जिन में श्रिंकेज है, 12% से कॉन्ट्रैक्ट होकर 11% मार्जिन आए हैं, जिसको बाजार शायद पसंद नहीं कर रहा। हालांकि इतना कोई ख़राब नंबर नहीं है, इसलिए बाजार में बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन भी नहीं है। 4-4.5% का ड्रॉप है, विच इज़ जो बहुत ज़्यादा वेरिएट कर रहा है स्विंग्स के हिसाब से, लो वॉल्यूम की वजह से। कैसे देख रहे हो आप जैन साहब मॉस्चिप को? सर ये काम डायरेक्टर साहब ने अच्छा किया कि इसको 1 ईयर का चार्ट लगा दिया। मैं एग्जैक्टली यही कहने वाला था कि इसको YTD या 1 ईयर कर दीजिए। देखिए राइट साइड में आपको रेंज दिख रही होगी, रेंज का लोअर एंड 238 है, रेंज का अपर एंड 280-285 की जोन है। तो अब जब तक 200 इसने हाई बनाया था 279.65, उसको ब्रीच किया लेकिन क्लोज नहीं किया। तो क्लोजिंग बेसिस पे जब 280 के ऊपर क्लोज करेगा तभी मेरा इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो फिर स्टॉक में ये रेंज प्रोबेबली, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो जाएगी, बट हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज हो। तो मैं अभी स्टॉक से अवॉइड के मोड में रहूंगा। 280 निकलता है तो बाई करूंगा। अगर ये रेंज बहुत जल्दी ब्रेकआउट नहीं देती, बहुत जल्दी से मेरा मतलब है अगले 2 से 3 हफ्ते में अगर ये ब्रेकआउट नहीं आता है, तब फिर स्टॉक में दिक्कत है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा और नीचे 238 का टारगेट पहला खुलेगा। तो अगले 2-3 हफ्ते देख लीजिए, अगर नहीं निकला 280 तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा। ओके, तो 280 नहीं निकलता है तो एग्जिट कर सकता है। आपने भी वो HEG की बात की ना, ये सुबोध कुमार साहब का एक सवाल आया है ग्रेविटा पर, ये स्टॉप लॉस और टारगेट्स पूछ रहे हैं, इसका क्या करना चाहिए? देखिए ग्रेविटा भी सिमिलर चीज है। ग्रेविटा में मतलब जो HEG में 2018 में हुआ था, ग्रेविटा में 2024 में हुआ है, जिसका बाइंग क्लाइमेक्स का पहला बेयर मिनिमम टारगेट है 1153। तो मेरे को पुल बैक आ सकता है ऊपर में करीब करीब 1940 तक, मगर उसकी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। मे बी 1840 तक पहले आए, उसके बाद 1940 तक जाए। बट ऑल बीइंग सेड एंड डन, स्टॉक नीचे ज्यादा दिख रहा है, 1153 के टारगेट आना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कंपेयर टू बाउंस बैक। तो किसी भी तरह का बाउंस बैक मिलता है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। एक बार टाटा कम्युनिकेशन लेकर आइए जरा डायरेक्टर साहब, कुछ बाइंग वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है, 2.5% के आसपास का मूव आया है। जैन साहब जरा इसका चार्ट देखो, लग रहा है क्या ये नया ऑल टाइम हाई बना देगा? बना तो देना चाहिए सर। 10 मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट किया है, लोअर वॉल्यूम पे पुल बैक किया है। ये पूरा जो बेस बना है 1 साल का, इसी का रीटेस्ट था। जैसे ये स्टार्टिंग में जो हाई बन रहा है 1880 का, इससे सीधी लाइन मारेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो लास्ट 8-10 दिन का डाउन मूव है ये इसी को रिटेस्ट करके चला है। तो अब अगर 1800 रुपए नहीं टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ना सिर्फ ऑल टाइम हाई बल्कि 2400 रुपए का टारगेट भी आपको मिल सकता है। तो अभी जो सज्जन पूछ रहे थे कि 6 महीने से 1 साल के लिए कौन सा स्टॉक ले सकते हैं, 1800 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के यही स्टॉक आप ले सकते हैं। ओके, 1800 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के आप इसी स्टॉक के ऊपर एंट्री कर सकते हैं अगर आप कुछ लॉन्ग साइड पर देखना चाह रहे हैं तो। एक सवाल आया है आयरेडा और संधार टेक के ऊपर, श्रवण सिंह साहब का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये स्विंग ट्रेड के लिए लिए जा सकते हैं? संधार टेक और एरेडा, एडा सर पैसेंजर गाड़ी है, धीरे धीरे करके 196 234 आ जाएगी, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट करेगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब तो ठीक है, पकड़े रहिए, 196 234 आ जाएगी। थोड़ी भी ट्रेडिंग मानसिकता है तो ये आपको स्टॉक बहुत लंबा फ्रस्ट्रेट कर देगा। शानदार में शानदार कंसोलिडेशन चल रहा है, 500 रुपए अगर नहीं टूटता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि 545 का ब्रेकआउट लेके स्टॉक करीब करीब 640-650 आ सकता है। ओके, एक सवाल आया है वैभव राठौड़ साहब का, ये पूछ रहे हैं एलीड ब्लेंडर्स में क्या करें, ये अपना नया हाई बना रहा है, अभी एंट्री करनी हो तो कहाँ एंट्री करनी चाहिए? एलीड ब्लेंडर्स सर नई एंट्री तो देखिए 564 पे थी, जिसका टारगेट भी हो गया है और अब उसकी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर 8-10 दिन ये इसी तरह साइडवेज रह गया 600-640 की जोन में और मूविंग एवरेज कैचअप हुआ तो फ्रेश एंट्री बनेगी, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग गहरा जाएगी। मैं अभी स्टॉक से अवॉइड के मोड में रहूंगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो 600 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। फ्रेश बाय के लिए पैटर्न का वेट करूंगा। ओके, HDFC लाइफ या श्रीराम फाइनेंस, इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन रहेगा 1 से 2 साल के लिए, ये साक्षी मित्तल जी पूछ रही हैं, आप क्या राय रखते हो? HDFC लाइफ या श्रीराम फाइनेंस? जी सर HDFC लाइफ में 219 हफ्ते का पैटर्न है और श्रीराम फाइनेंस में 57 वीक्स का पैटर्न है। तो पैटर्न के लिहाज से HDFC लाइफ ज्यादा बेटर लगता है, मोमेंटम के लिहाज से श्रीराम फाइनेंस ज्यादा बेटर है।
बट चूंकि बड़ा बेस और बेस रिटेस्ट दोनों एचडीएफसी लाइफ में कंप्लीट हो चुका है, तो यहां से अगले एक साल में प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग अप एचडीएफसी लाइफ में फार बेटर देन श्रीराम फाइनेंस है। तो मैं एचडीएफसी लाइफ चुनूंगा अगर एक साल का प्रोस्पेक्टिव है तो। ओके, एक सवाल और, आरवीएनएल बॉबी वर्मा साहब ने लिया हुआ, इनफैक्ट इस पर तो हम बात कर चुके हैं आरवीएनएल पे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पूनम जी ने लिया हुआ शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें क्या करें? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 76 का ब्रेकआउट आया है, रीटेस्ट में अगर 76 पे मिल जाता है तो आप 70 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 8450 का पहला टारगेट रहेगा। 8450 निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इवेंचुअली जब भी निकलेगा ऑल टाइम हाई लगा देगा स्टॉक। तो एक राय यहां पर भी दी गई है। नई एंट्री के लिए एनएसडीएल कितनी सही सिचुएशन में है? आईपीओ बेस अभी बना नहीं है, हालांकि 1159 का जो लो था उसको स्वीप किया है, बट मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी। 1340 मेरे लिए ज्यादा बेटर एंट्री प्राइस होगी। उससे ऊपर अगर निकलता है तो एंट्री करना ज्यादा आसान होगा, मोमेंटम मिल जाएगा और फटाफट 2000 तक चला जाएगा स्टॉक। तो महंगा खरीद लीजिए, 100-150 रुपए महंगा खरीदने में बुराई नहीं है, क्योंकि ऊपर फिर 700-800 रुपए जाते हुए दिख रहा है। सस्ता खरीदने के चक्कर में ऐसा ना हो कि और सस्ता बिकने लगे, तो बेटर है महंगा खरीदिए, 1340 के ऊपर खरीदिए और 2000 में बेच लीजिए। एसोसिएटेड एल्कोहल, सारांश साहब पूछ रहे हैं 1040 के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए? ये भी एक स्टॉक है सर जो बाय रिकमेंडेशन की लिस्ट में आ सकता है अगर ये स्टॉक 1100 रुपए निकालता है। 1100 रुपए निकलने के बाद स्टॉक में पहला ही टारगेट 1225 का रहेगा और उसके बाद 1318 का रहेगा। 5 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे हैं, मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छे ही आने चाहिए। अगर अच्छे आते हैं तो 5 क्वार्टर की कंसोलिडेशन से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। 1 से 2 क्वार्टर रिजल्ट देना चाहिए। लिकर कंपनीज में धीरे धीरे नीचे से मोमेंटम बन रहा है। आज आपको देख के ज्यादा लिकर सवाल आ रहे हैं क्या? हो सकता है सर, या ये भी हो सकता है ठंड देख के आ रहे हो। अभी ठंड तो पड़ी ही नहीं है जैन साहब, बिना ठंड के इतने सवाल आ रहे हैं, जब ठंड आएगी तो क्या ही हाल होगा। एनीवेज, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। अनंतराज 722 रुपये पे खरीदारी की है साक्षी जी ने, और 800 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? खराब लग रहा है सर, 620 के नीचे अगर क्लोज कर लिया तो स्टॉक में एकदम से डाउन मूव खुल जाएगी 540 रुपए तक की। तो 620 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस का। तो साक्षी जी आपके लिए राय, आप 620 रुपये के आसपास आपने जो पोजीशन ली है उस पर एक स्टॉप लॉस बताया गया, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अतुल कुमार त्रिपाठी साहब के पास M&M फाइनेंस है 260 रुपये के दाम पे, टारगेट्स और स्टॉप लॉस। M&M फाइनेंस 300 रुपए के ऊपर जैसे टिकना स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा वर्टिकल अप मूव है, वीकली मूविंग एवरेज कैचअप होने में हो सकता है 2-3 हफ्ते लगे, बट अगर कैचअप हो गया और इसी जोन में कैचअप हुआ तो फिर 316-330 की रेंज आएगा, और वो रेंज निकलते ही से स्टॉक में लगभग 450 रुपए की अपसाइड खुलेगी। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 120 हफ्ते हो चुके हैं बेस बनाते हुए, 10-20 हफ्ते और खिंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट जितना बड़ा बेस है, अगर ये 320-330 की जोन निकाल लेता है तो फिर 500 रुपए तो बहुत आराम से दे देगा। तो ये एक वो स्टॉक है जो प्रिपेयर हो रहा है LTF जैसे। अगर ब्रेकआउट मिला तो हम इसको बाय रिकमेंड करेंगे और थोड़ा सा 1-1.5 साल के प्रोस्पेक्टिव के साथ करेंगे।